मालदेव का मूल्यांकन। जैसा कि विगत कक्षा में हम अध्ययन कर रहे थे कि जो मारवाड़ के शासक मालदेव के द्वारा सुमेलगिरी का युद्ध किया गया और शेरशाह की मृत्यु के बाद उसने वापस मारवाड़ पर अधिकार कर लिया। मालदेव के चरित्र का मूल्यांकन करें तो पहला आता है निर्माणकर्ता के रूप में। महाराणा कुंभा की भांति मालदेव में भी एक अच्छे निर्माणकर्ता के गुण मौजूद थे और उसे निर्माण कार्यों में गहरी रुचि थी। उसके द्वारा निर्मित अधिकांश भवन खंडित हो चुके हैं, फिर भी अध्ययन से पता चलता है कि उन पर कुंभाकालीन स्थापत्य कला पद्धति और मुस्लिम स्थापत्य शैली दोनों का ही मिला जुला प्रभाव था। राजस्थानी स्रोतों के अनुसार जोधपुर नगर के किले के झरण, रानीसर तालाब और नाडोर का परकोटा मालदेव द्वारा ही बनवाए गए थे। भाद्राजून, पोखरण, सोजत और फलोदी नगरों के कोट भी मालदेव के समय में ही निर्माण कार्य किया गया था। पीपलोद, कुंडल में मालगढ़, रिया, दूनाड़ा, पीपाड़, गोंदवो, रायपुर, कुंडल, कोटड़ी अर्थात छोटे किले भी मालदेव के समय में ही बने थे। इनके अलावा सिवाना, अजमेर, बीकानेर के किलों का निर्माण कार्य जोधपुर किले के अचला, शिवराजोत, तिलोकसी, बंगराजोत, माली जोधावत, जैसा भाटी आदि की जो छत्रियां हैं वह भी मालदेव के कार्य में ही निर्माण हुआ था। मंडोर में राव गंगा का देवल और जोधपुर शहर का परकोटा और जोधपुर किले का परकोटा भी इसी काल में बनाए गए थे। मंडोर में राव गंगा का देवल मालदेव के समय की एक उत्कृष्ट शिल्पाकृति है और इसमें की गई नक्काशी काफ़ी सुंदर एवं आकर्षक है। इसी के साथ जोधपुर शहर और किले का परकोटा भी काफ़ी मजबूत है। शहर में प्रवेश के लिए नई नई पोलें बनवाई गई। मालदेव के समय अधिकांश भवन लाल रेतीले पत्थरों के बने हुए और सादगी युक्त थे। मालदेव ने तारागढ़ दुर्ग में पानी की कमी दूर करने के लिए पैर से चलने वाली रेहट से पानी ऊपर चढ़ाने की व्यवस्था भी की गई और इसके अपने निर्माण कार्यों के द्वारा नगरों और कस्बों की सुरक्षा को मजबूत करने का सफल प्रयास किया। मालदेव के व्यक्तित्व के मूल्यांकन में एक पक्ष आता है साहित्य के आश्रयदाता के रूप में। मालदेव कवियों, लेखकों और विद्वानों का आश्रयदाता था और उन्हें मुक्त हस्त से दान, उपहार, पुरस्कार तथा जागीरें प्रदान करता था। परिणाम स्वरूप उसके राज्य में साहित्यकारों को प्रेरणा एवं प्रोत्साहन मिलता रहा और अनेक उत्कृष्ट रचनाएं जिनमें वीर रस की प्रधानता थी उसके काल में उनकी रचनाओं का निर्माण हुआ। यह युग की शूरवीरता का द्योतक था। मालदेव के समकालीन कवियों में अधिकांश चारण जाति के कवि थे जिन्होंने डींगल में अपनी रचनाएं लिखी। डींगल साहित्य क्षेत्र में आसिया के दोहे, मेहा बीठू के दोहे, अल्लूनाथ कविया के छप्पे और गीत, आशानंद बारेट के गीत, आशा दोतावत के छंद और रूपक, बारेट ईसरदान के दोहे, सोरठे गीत, चारण कविदान, कर्णीदान रत्नों के छप्प आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। मालदेव के समय में जैन लेखकों ने भी अनेक रचनाएं लिखी जिनमें महात्मा नरसेन द्वारा लिखित जिन रात्रि कथा उल्लेखनीय है। पद्य साहित्य में वैली साहित्य का महत्व बना रहा।
डींगल भाषा में लिखित वैली साहित्य में दूधो विसराल द्वारा रचित रतन सिंगरी वैली और अखो भाणोत द्वारा रचित देईदास जैतावत की वैली प्रमुख है। संस्कृत भाषा में भी कुछ रचनाओं का उल्लेख है, जिनमें श्री लघुस्तवराज की संस्कृत टीका, बाली त्रिपुर सुंदरी के प्राचीनतम स्रोतों के 19 श्लोकों का एक लघुस्तव अत्यधिक प्रसिद्ध है। मालदेव ने इसी पर संस्कृत भाषा में एक टीका की। कुछ विद्वानों के अनुसार यह मालदेव की टीका नहीं थी। इस बात को लेकर के विद्वानों में मतभेद है। जहाँ तक मालदेव के चरित्र का मूल्यांकन किया जा सकता है, मालदेव में राजपूत शासकों के परंपरागत गुण विद्यमान थे। वह एक साहसी तथा कुशल सैनिक, योग्य प्रशासक, कला और साहित्य का आश्रयदाता था। साथ ही अपने सम्मुख आने वाले खतरों से घबराने वाला व्यक्ति नहीं था। सुमेलगिरी के युद्ध के अवसर पर उसने अवश्य ही अपना मानसिक संतुलन खो दिया, परंतु बाद में धैर्य और संयम का परिचय देते हुए अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने का सफल प्रयास किया। मालदेव में कुछ अवगुण अवश्य थे। वह क्रोधी था, हठी स्वभाव का था और उत्तेजनावश कभी कभी ऐसा काम कर बैठता था जिसके लिए उसे जीवन भर पछताना होता था। उन्हीं में से एक, अपने स्वभाव के कारण अपने ससुर जैसलमेर के शासक को नाराज कर दिया। उदयपुर के राणा उदय सिंह से वैमनस्य बढ़ाया। मेड़ता के वीरमदेव को अपना शत्रु बनाकर शेरशाह की तरफ धकेल दिया और शंकित प्रवृत्ति के कारण जेता और कूपा जैसे पराक्रमी सेनानायकों को खो दिया, जिसके परिणाम बहुत अधिक घातक रहे। मालदेव में नैतिकता और ईमानदारी की अगर बात करें तो उसने छल कपट से फलोदी को अधिकृत किया और इसी प्रकार मेड़ता को जीतने का भी असफल प्रयास किया। यदि विद्वानों की कुछ विद्वान यह भी मानते हैं कि उसकी अपने पिता की हत्या भी उसके द्वारा की गई थी। इसके अलावा उसकी कामुक प्रवृत्ति के कारण उसकी जो रानी उमा देव आजीवन रूठी रही और कहा जाता है कि मालदेव के द्वारा किसी घटना को लेकर के रानी उमादेव मालदेव से रूठ गई थी और इतिहास में इसे रूठी रानी के नाम से ही जाना जाता है। यद्यपि ये अवगुण होते हुए भी वह अपने शासनकाल में काफ़ी महत्वपूर्ण था और उसे स्वतंत्र राजपूत शासकों की परंपरा का प्रतिनिधित्व करने वाला तथा राजपूतों की सर्वोच्चता को पुनः स्थापित करने वाला अंतिम शासक कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि उसके बाद मुगलों ने राजपूत राजाओं की स्वतंत्र सत्ता का अंत कर दिया और मुगलों के वे आश्रित बन गए। महाराणा प्रताप के अलावा और किसी ने उनका सामना नहीं किया। इसीलिए साधना रस्तोगी ने अपने शोध कार्य में मालदेव के शासनकाल को शौर्य युग से संबोधित किया है, जो सर्वथा उचित ही प्रतीत होता है। इसी के साथ एक पुरानी हस्तलिखित गुटका में उपलब्ध है कि मालदेव के संबंध में कुछ पंक्तियाँ लिखी गई है कि मृत्यु के समय जब मालदेव को आंगन पर लिटाया गया तब उसने कहा, मैंने 4 भूलें की है। एक तो मैंने बुर्ज अर्थात किले में औरत को चुनवा दिया। दूसरा, सातलनेर का दुर्ग ध्वस्त कर पोकरण में दुर्ग बनवाया। तीसरा, मैंने अपने भाई बांधवों को मारा और फिर भूमि भी मतलब मेरे अधिकार में नहीं रही। और चौथा,
बादशाह शेरशाह आया तब उस समय रण क्षेत्र में बिना लड़े ही मैं निकल गया। ये 4 भयंकर भूलें जो मालदेव अपने जीवन में नहीं करता तो संभवतः इतिहास कुछ और होता। इसीलिए समकालीन लोगों की दृष्टि में अपने अद्वितीय शौर्य और कुशल सैन्य प्रतिभा तथा अनेक युद्धों में सफल उपलब्धि ने मालदेव को वीर रस के कवियों का नायक बनाया और उनकी प्रशंसा करते हुए समकालीन कवि बारट आशा ने लिखा है, मुझे कृष्ण शिव आदि पौराणिक देवताओं में से कोई ऐसा बलिदान प्रतीत नहीं होता जिससे याचना की जा सके। हिंदुओं में तो हिंदू नरेश मालदेव से बढ़कर कोई नहीं। मालदेव कालनाशक, यम के जाल से मुक्त करने वाला श्रेष्ठ शासक है। वह शत्रुनाशक, उपद्रवियों का दमन करता तथा अनेक दुर्गपतियों से कर वसूलने वाला है। सुल्तानों एवं राणा को पराजित किया और उस महान राजा ने अपने सिर पर छत्र धारण किया और हिंदू बादशाह के नाम से उसे संबोधित किया गया। समकालीन फारसी लेखकों ने भी अपनी तारीखों में मालदेव के महत्व को स्वीकार किया। अब्बुल फजल ने आईने अकबरी में कहा कि मालदेव जो उसकी 16वीं पुश्त में है बहुत बड़ा जड़ा है। शेर खां का भी उसके मुकाबले में काम तमाम हो जाता। वैसे तो इस मुल्क में शेर खां के बहुत से किले हैं, लेकिन उसने अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, अरकोट, जैसलमेर, आबूगढ़ और जालोर के किले खास हैं। अब्बुल फजल के अकबरनामा में एक स्थान पर यह भी लिखा गया है कि मालदेव तमाम दूसरे रायों और हिंदू राजाओं के हिंदुस्तान के रिवाजों और नाम से बढ़ा हुआ था तथा शानो शौकत में भी बढ़कर था। बादशाह अर्थात यहाँ अकबर के लिए कहा गया कि किले जोधपुर का जो उस मुल्क के मजबूत किलों में से एक था, फतह करने का इरादा था। यह किला राव मालदेव की जो हिंदुस्तान के बड़े राजाओं में दराज इज्जत, फौज और मुल्क की अधिकता में सबसे बढ़कर था राजधानी थी। तबकाते अकबरी के लेखक निज़ामुद्दीन ने भी लिखा है कि मालदेव जो कि नागौर और जोधपुर का मालिक था, हिंदुस्तान के राजाओं में फौज और हशमत अर्थात ठाट बाट में सबसे बढ़कर था। उसके झंडे के नीचे 50,000 राजपूत थे। इस प्रकार सभी लेखकों ने यह माना कि मालदेव अपने समय में काफ़ी बढ़ चढ़ कर था। नैणसी ने मारवाड़ राव परगना विगत में लिखा कि राव मालदेव सरीखो भागवली परतावली जोधपुर को राजीव पाट बैठो नहीं। राव मालदेव पार्वती सी धरती सारी लीवी अर्थात मालदेव के शौर्य और पराक्रम की सभी मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं और राजपूतों की सर्वोच्चता को पुनः स्थापित करने का उसके द्वारा जो जोरदार प्रयास किया उसको कोई भी भुला नहीं सकता।